So hello everyone. Today we are going to continue the previous chapter that we were doing. Okay. So previously we have done this, started this chapter 6, tertiary and quaternary activity of class 12th geography. First book, Fundamentals of Human Geography. Then in that we have done the introduction, then the flow chart and types, and we have started reading the different types of tertiary activity. Okay. Now we have completed till communication the previous day. Now today we are going to start from the telecommunications. Okay. Okay, so we will start this one. This telecommunication is a type of communication service only. Now what it is, we will look at it. So telecommunication is linked to the development of modern technology. Means communication is of various types. It can be old, it can be new, and the advanced technology which we are using right now. Okay, so this telecommunication is linked to the modern technology which we are using right now. Okay. सो बिकॉज स्पीड विथ विच मैसेजेस आर सेंट, मतलब कम्युनिकेशन जो है वो धीरे धीरे करके इस तरीके से एडवांस हो गया है कि जो मैसेजेस पहले ज़्यादा टाइम लेते थे सेंड होने में, अब वो कम टाइम में सेंड होते हैं. ठीक है, तो अब ये क्या हो गया है कि टाइम जो है वो रिड्यूस हो चुका है. पहले हफ्ते लग जाते थे, अब कुछ मिनटों में ही वो मैसेजेस जो हैं या कुछ सेकंड ही लगते हैं आपको, देन मैसेजेस आर सेंट. ओके. नाउ बी साइड, इसके अलावा जैसे रिसेंट डेवलपमेंट हुआ, एडवांसमेंट हुआ, जैसे मोबाइल टेलीफोनी, दे हैव मेड कम्युनिकेशन डायरेक्ट. किसी को भी कॉल लगाएंगे तो वो कॉल हो जाएगी, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन करना है वो हो जाएगा किसी भी टाइम पे और कहीं से भी. टेलीग्राफ, मॉर्स कोड एंड टीलेक्स हैव ऑलमोस्ट बिकम थिंग्स ऑफ द पास्ट. टेलीग्राफ जैसे कि किसी को भी लिख करके उसको लॉन्ग डिस्टेंस में पहुंचाना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर्स. ठीक है, मतलब उसके लिए आपको कनेक्शन होना चाहिए जिसकी वजह से आप भेज सकते हो कोई भी चीज़. मॉर्स कोड जैसे कोई भी टेक्स्ट है उसकी कोडिंग की जा रही है कि हाँ इस तरीके का ये लेटर लिखा होगा. ठीक है, और उसको बाद में अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या है. टेलेक्स जैसे PCOS, टीडी बूथ हो गया, ये सारी पुरानी चीज़ें हैं जिनका हम यूज़ करते थे. ठीक है. रेडियो एंड टेलीविजन ऑल्सो हेल्प टू रिले न्यूज़, पिक्चर्स एंड टेलीफोन कॉल्स टू वास्ट ऑडियंसेज अराउंड द वर्ल्ड एंड हेंस दे आर टर्म्ड एज मास मीडिया. इसे अंडरलाइन कर लेना. मास मीडिया क्या होता है कि रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ठीक है, या न्यूज़पेपर हो गया, जो कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मैसेज पहुंचा रहा है या कोई इन्फॉर्मेशन बता रहा है, उसको बोलते हैं मास मीडिया. ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं होता है, वन टू वन नहीं होता है, बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है. न्यूज़पेपर भी क्या करता है, सारे इवेंट्स जो है जो भी हो रहे होते हैं वर्ल्ड में उसको कवर करता है. सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है, वो इन्फॉर्मेशन बताता है अर्थ के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो उसको स्पेस से मिल रही हैं. इंटरनेट ने काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ों को क्या कर दिया है, रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है, मतलब नए तरीके से लोगों का कम्युनिकेशन मेथड जो है उसको इम्प्रूव किया है. अब आ जाते हैं सर्विसेज में. ये क्या है, एक नेक्स्ट टाइप ऑफ टर्शरी एक्टिविटी है. तो हमने ऑलरेडी ये फ्लो चार्ट में देखा ही था. ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड लास्ट में सर्विसेज. टेली कम्युनिकेशन जो है वो कम्युनिकेशन का ही क्या है, पार्ट है. अब सर्विसेज क्या है देखते हैं. दे ऑकर एट डिफरेंट लेवल्स. अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सर्विसेज हमें देखने को मिलती है. ठीक है, जैसे इंडस्ट्री में देखने को मिलती हैं. सम टू पीपल, लोग भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, इंडस्ट्री एंड पीपल दोनों के जरिए, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, वो भी एक टाइप का सर्विस है. लो ऑर्डर सर्विस, जैसे ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, लॉन्ड्रीज में जाते हैं अपने डेली की चीज़ों को, वांट्स को फुलफिल करने के लिए, ये भी सारे क्या हैं, सर्विसेज के पार्ट हैं. ठीक है. हाई ऑर्डर सर्विस और मोर स्पेशलाइज्ड वन, दोज ऑफ अकाउंटेंट, कंसल्टेंट एंड फिजिशियंस. मतलब किसी स्पेशलाइज्ड स्किल जो सीखा हुआ है उस पर्सन के पास भी अगर आप जाते हो किसी काम के लिए, या कोई चीज़ को आपको मतलब समझना है, या कोई हेल्थ से रिलेटेड जानकारी हो गई, तो आपको स्पेशली यही लोग सर्विसेज पहुंचा पाएंगे. सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल कंज्यूमर. किसी एक को ही वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है जो कि उसको अफोर्ड कर सकता है और उसके लिए वो पेमेंट कर सकता है. जैसे गार्डनर हो गया, जो फ्लावर या गार्डन एरिया में वो लोग क्या करते हैं, टेक केयर करते हैं वो सारी गार्डन की और ट्रीज़ की, फ्लावर्स की. लॉन्ड्रर हो गए, बार्बर हो गए, दे प्राइमरली डू प्राइमरी फिजिकल वर्क. ये फिजिकल वर्क करते हैं, ये भी लेकिन एक टाइप के सर्विसेज पहुंचा रहे हैं. फिजिकल वर्क कर रहे हैं लेकिन वो काम वही कर सकते हैं. टीचर, लॉयर्स, फिजिशियन, म्यूजिशियन एंड अदर परफॉर्म मेंटल लेबर. कुछ लोग जो इन टाइप के लोग हैं, जैसे लॉयर हो गए, फिजिशियन हो गए, टीचर हो गया, ये क्या कर रहे हैं, मेंटल वर्क कर रहे हैं. ठीक है, इसमें इनकी मैनुअली इनको कहीं मतलब कहीं ये नहीं करना पड़ रहा है कि जैसे वो काम को वो खुद करके करेंगे, या फिर कहीं उनको कोई चीज़ वो फिजिकली करना है, मेंटली ज़्यादा उनको अपने आप को यूज़ में लाना है. कुछ सर्विसेज जो होते हैं वो क्या हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड हो चुके हैं, मतलब कई तरीके से एडवांस हो गए हैं. मेकिंग एंड मेंटेनिंग हाईवेज एंड ब्रिजेस, मेकिंग फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट्स एंड सप्लाई और सुपरवाइजिंग एजुकेशन, कस्टमर केयर आर अमंग द इंपॉर्टेंट सर्विस. ये सारे के सारी चीज़ों को अंडरलाइन कर लो कि ये सब की सब चीज़ें जो हैं, हाईवेज बनाना, रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, फाइटिंग डिपार्टमेंट होना, सप्लाई करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, कस्टमर केयर, ये सारे के सारे जो क्या हैं, सर्विसेज के पार्ट हैं. अगर कोई गवर्नमेंट भी अगर कोई भी चीज़ सप्लाई या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो भी क्या है, इसके पार्ट हैं. स्टेट एंड यूनियन लेजिस्लेशन हैव एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेशन टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द मार्केटिंग ऑफ सच सर्विसेज एज ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी एंड वाटर सप्लाई. तो आपको तो ये पता ही अच्छे से, जैसे हमारे इंडियन रेलवेज है वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है. जो BSNL है टेलीकम्युनिकेशन हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड है वो एनर्जी के अंडर में हो गया. तो ये सारी जो, या कोई डैम हो, या
मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हो गया, डैम्स हो गया, वो वाटर सप्लाई, तो मतलब कुछ जो सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट भी ओन करता है और उनका ही कंट्रोल उस पे रहता है, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज हो गए जो केवल प्रोफेशनल ही जिस तरीके से जो इनका प्रोफेशन है वही काम कर रहे हैं वो, जैसे हेल्थ केयर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों पे। लोकेशन ऑफ रिक्रिएशनल एंड एंटरटेनमेंट सर्विसेज डिपेंड्स ऑन दी मार्केट। अब क्या है कि कोई भी रिक्रिएशन मतलब क्या होता है कि कहीं भी आप घूमने के पर्पज़ से जा रहे हो, ठीक है, या फिर इंटरटेनमेंट, कोई इंटरटेनमेंट किसी वेकेशन वगैरह में अगर कोई जा रहा है तो वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वहाँ पे डिमांड है, ठीक है, और कितना यहाँ पे ये सारी चीज़ों को सुविधा है या इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। मल्टीप्लेक्सेस रेस्टोरेंट्स माइट फाइंड लोकेशन विद इन और नियर द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, CBD, इसको याद रखना कि कुछ जो चीज़ें हैं ना वो हर जगह पे नहीं बना सकते, जैसे मल्टीप्लेक्स हो गया या PVR हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको किसी एक एरिया में ही मिलेगा, ठीक है। अब आप ये नहीं कि किसी पूरे इंटीरियर एरिया में चले गए, विलेज एरियाज़ में चले गए, वहाँ पे आपको मल्टीप्लेक्सेस दिखेंगे या रेस्टोरेंट्स दिखना शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे आपको नॉर्मली लोकल शॉप दिखाई देगा। जनरली ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी कि सिटी एरिया के बिल्कुल पास में ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाए जाते हैं। वेयर एज अ गोल्फ कोर्स वुड चूज द साइट वेयर लैंड कॉस्ट आर लोअर दैन इन द CBD। अब ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है तो ऑब्वियसली बात है इसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होगी, जो भी यहाँ मार्केट ओपन करेगा इसको इसका रेंट काफ़ी पे करना पड़ेगा। गोल्फ कोर्स के लिए जगह काफ़ी ज़्यादा चाहिए और कम में मिल जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि उससे उनको प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि वो CBD एरिया से थोड़ा दूर जा करके वो गोल्फ कोर्स बनाएंगे, ठीक है। वो भी एक सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, गोल्फ लोग जाएंगे, खेलेंगे, या जिसको शौक है वो सीखेगा, तो ये है, ठीक है। तो वो CBD एरिया में वो लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। पर्सनल सर्विसेज हो गए, दे आर मेड अवेलेबल टू पीपल टू फैसिलिटेट देयर वर्क इन डेली लाइफ। पर्सनल सर्विसेज भी जो है, जैसे मान लो कि ग्रॉसरी आइटम्स है वो सप्लाई करना, या फिर कोई भी सैलून वगैरह है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नाउ द वर्कर्स माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आर अनस्किल्ड। ऑब्वियसली बात है कि कि ज़्यादातर जो वर्कर होते हैं वो रूरल एरिया से माइग्रेट करते हैं अर्बन एरिया में, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अनस्किल्ड ही होते हैं, मतलब कि ज़्यादा उनको चीज़ों के बारे में नहीं पता है। दे आर एम्प्लॉयड इन डोमेस्टिक सर्विसेज। उनको जो सिटी एरिया में, अर्बन एरिया में जो काम मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हाउस कीपर का, कुक का, गार्डनर का, ये जो सेगमेंट है जनरली वर्कर्स का, इनको क्या बोलते हैं, दे आर अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, ठीक है, 30 दिन में से 20 दिन या 25 दिन काम कराएंगे, तो दीज आर देयर। वन सच एग्जांपल इन इंडिया इज मुंबईज डब्बा वाला टिफिन सर्विस प्रोवाइडेड टू अबाउट 1,75,000 कस्टमर्स ऑल ओवर द सिटी। एग्जाम्पल याद रखना है कि ये एक सर्विसेज है जो कि लोग अपने रूरल एरिया को छोड़ के अर्बन एरिया तक आए, और काफ़ी सालों से ये चल रहा है मुंबई में डब्बा वाला टिफ़िन सर्विस, क्योंकि कई लोग मुंबई में आते हैं और वहाँ पे वो लोग बस जाते हैं। बसने के बाद क्या होता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों की डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। जैसे उनको अगर कोई भी घर लेना है, रेंट लेना है तो उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, खाना खाना है तो उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, क्लोथिंग कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा है, एजुकेशन, हर एक चीज़, ठीक है। तो ये जो डब्बा वाला सर्विस सिस्टम है ये लोग पहुँचाते हैं इनको, जो भी ऑफिस जा रहे हैं, टाइमली उन लोग के पास पहुँचती है और काफ़ी अफोर्डेबल होती है, तो लोग इसको काफ़ी प्रेफर करते हैं, चाहे वो ऑफिस में जाए, चाहे किसी भी काम में जाए, वो मुंबई में ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और ये लगभग डेली इस तरीके का काम जो है, ये डब्बा वाला टिफिन सर्विसेज जो वर्कर हैं ये डेली ये कम से कम इतने सारे लोगों को क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब ये बेसिकली टिफिन सर्विस है जो आकर के यहाँ पे माइग्रेट हो चुके हैं, मतलब जो रूरल से अर्बन एरियाज़ में आए हैं और वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। काम करने के लिए उनको, खाने के लिए उनको ऐसे कॉस्ट करना होगा जिससे उनका ज़्यादा खर्चा भी ना हो और अफोर्डेबल खाना जो है वो अफोर्डेबल भी हो और अच्छा भी हो, तो वो ये सारे लोग जो हैं वो डब्बा वाला टिफिन सर्विस जो है उसको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो अकेले खुद अगर ये सारे काम करे जाएंगे तो उनको कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अब आ जाते हैं पीपल इंगेज्ड इन टर्शरी एक्टिविटी। कौन कौन से वो पीपल हैं जो लोग इंगेज रहते हैं टर्शरी एक्टिविटी में? ज़्यादातर लोग आजकल वर्कर्स हैं वो सर्विस सेक्टर में काफ़ी दिखते हैं। सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ऑल सोसाइटीज़। लगभग सारी सोसाइटी में आपको टर्शरी एक्टिविटी यानी सर्विसेज दिखाई देंगे। कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा हायर परसेंटेज रहती है इन सर्विसेज सेक्टर और वर्कर्स की, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, यानी कि जो कम मतलब अंडर डेवलप्ड हैं या लेस डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें कम दिखाई देगा सर्विसेज सेक्टर। द ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट इन दिस सेक्टर has been increasing while it has remained unchanged or decreasing in the primary and secondary activities। तो आपको टर्शरी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वर्कर्स दिखाई देंगे, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या हो गए हैं, काफ़ी कम हो चुके हैं। सम सेलेक्टेड एग्जांपल हम देखेंगे इसी में से जो लोग सर्विसेज सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। पहला है टूरिज्म। टूरिज्म क्या है? ऑब्वियसली बात है कि ऐसा एक है जहाँ पे एक ऐसा बिजनेस है जो लोग कहीं भी अगर जिनको जाना है, घूमने फिरने जाना है, विद इन कंट्री और आउटसाइड द कंट्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और वो उनकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट जो कंज्यूमर होते हैं उनको पे करना होता है, और उनको ईजिली ये मतलब ये जो टूरिज्म है इसके ज़रिए वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा एक सिंगल लार्जेस्ट टर्शरी एक्टिविटी है जो कि टोटल रजिस्टर्ड जॉब प्रोवाइड कराता है 250 मिलियन अराउंड वर्कर्स, और जो इसके साथ प्रॉफिट आती है वो 40% ऑफ द टोटल GDP होती है। दैट इज़ द कैलकुलेशन ऑफ द होल वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोकल पर्सन जो है उनको एम्प्लॉय किया जाता है कि आप यहाँ, जैसे अगर हम टूरिस्ट को यहाँ पे भेजेंगे इस जगह पे, तो वो तो टूरिस्ट बिजनेस चला रहा है, कहीं और बैठा होगा, लेकिन जो वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे टूरिस्ट लोग जाएंगे उनको भी, लोकल लोगों को भी वो एम्प्लॉयमेंट देंगे कि आप उनको
एकोमोडेशन देख लेना, खाना खाना देख लेना, ट्रांसपोर्ट देख लेना, इंटरटेनमेंट की चीज़ें देख लेना, शॉपिंग वगैरह जो होगा टूरिस्ट को प्रोवाइड करा देना, ठीक है। टूरिज्म फोस्टर ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज, रिटेल ट्रेडिंग एंड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज, सोवेनियर्स, ठीक है। जो सोवेनियर शॉप आपने देखा होगा, कहीं भी नए जगह पे जाते हो और वो कोई टूरिस्ट वाला स्पॉट है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि उस जगह की कोई स्पेशल चीज़ वहाँ पे लोग बेच रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, तो वो सोवेनियर शॉप्स भी जो है, जैसे साड़ी हो गया, साड़ी जो है उसी जगह का फेमस है तो वो सेल कर रहे होंगे, या कोई ऑर्नामेंट हो गया या कोई टॉयज़ हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोवेनियर का पार्ट है। तो आप कहीं भी जाओगे, किसी भी टूरिस्ट स्पॉट में जाओगे तो वहाँ पे सोवेनियर शॉप्स आपको हर जगह दिखाई देंगी, और उसमें एंटर करोगे तो आपको दिखेगा कि उस जगह की कोई स्पेशल चीज़ ही वहाँ पे ये सेल हो रही है। वहाँ पे कोई ग्रॉसरी आइटम्स नहीं होंगे, वहाँ पे यूनिक आइटम्स होंगे जो उस जगह के लिए हैं। तो टूरिज्म ये सारे बिजनेसेस को क्या करता है, प्रमोट करता है। कुछ एरियाज़ में टूरिज्म सीजनल होता है, ऑब्वियसली बात है कि कहीं पे जैसे कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे होता है ना कि ये सीज़न, जैसे शिमला में है तो बोलते हैं नवंबर दिसंबर में जाना बहुत अच्छा होता है, मतलब उस समय पे काफ़ी ज़्यादा स्नो होते हैं तो वहाँ पे इन्जॉयमेंट करने का ज़्यादा सही मौका है। तो इस तरीके की, ठीक है, तो सीजनल होते हैं वो टूरिज्म, हर सीज़न में उस जगह पे नहीं जाया जा सकता है। सो दे डिपेंड ऑन फेवरेबल वेदर कंडीशन, वो वेदर के ऊपर ही डिपेंडेड है। कुछ एरियाज़ में क्या होता है कि पूरे साल भर ही क्या होता है, वहाँ पे टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। जैसे दुबई हो गया, वहाँ पे हर साल ही लोग आते जाते रहते हैं। अब जाते हैं टूरिस्ट रीजन पे। टूरिस्ट रीजन्स क्या होते हैं, वार्मर प्लेसेस अराउंड द मेडिटेरेनियन कोस्ट एंड द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर सम ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड। इसमें दो एग्जांपल बताया है कि मेडिटेरेनियन कोस्ट, मेडिटेरियन एरिया मैंने बताया था आपको, जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, साउथ यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका के बीच में, उसके आसपास जो कंट्रीज़ हैं, इटली हो गया, वेनिस हो गया, ठीक है, लिबिया हो गया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, इजिप्ट हो गया, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, जॉर्जिया, ये सब जो हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वार्मर प्लेसेस, वहाँ पे आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन दिखाई देंगे। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जहाँ पे ये गुजरात या गोवा हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, वहाँ पे भी ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन आपको दिखाई देंगे। अदर इंक्लूड्स विंटर स्पोर्ट्स रीजन, कुछ विंटर के टाइम पे भी होंगे, या माउंटेनियस एरियाज़ के लिए वो लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सीनिक लैंडस्केप यानी सीनरी के लिए, नेशनल पार्क जो है इसके लिए भी, विच आर स्कैटर्ड। हिस्टोरिक टाउन्स ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस जैसे राजस्थान हो गया, उदयपुर हो गया, उसमें उसी के अंदर जयपुर हो गया, ये सारी जगह पे लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे, ठीक है, हेरिटेज साइट है, बहुत पुराना जगह है, तो वहाँ पे कल्चर दिखाई देता है उन लोग को, तो वो लोग कई बार ये सारी जगह भी लोग प्रेफर करते हैं जाना। टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या है, देखो टूरिस्ट अट्रैक्शन से अभी एक ही का एग्जाम्पल दिया गया है कि यहाँ पे टूरिज़्म जो है यहाँ पे लोग ज़्यादा एंगेज हैं और काफ़ी ज़्यादा ये चल रहा है, ठीक है। इसी के आगे जो है इसी के बारे में बताया जा रहा है, टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब टूरिस्ट जो है वो कैसे अट्रैक्ट होंगे, क्या चीज़ को देख करके, तो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया, लैंडस्केप हो गया, हिस्ट्री एंड आर्ट हो गया, इसको पढ़ेंगे। क्लाइमेट क्या है, कई लोगों को कोल्डर एरिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, तो फ्रॉम कोल्डर एरियाज एक्सपेक्ट टू हैव वार्म सनी वेदर फॉर बीच हॉलीडेज। तो अब ये क्या करते हैं, कई लोग को कोल्डर एरिया अच्छा लगता है, कई लोग को वार्म एरिया अच्छा लगता है, तो जो कोल्ड एरिया में रहते हैं वो चाहते हैं कि हम किसी सनी वाले वेदर वाली जगह पे आए, तो उनको बीच वाले एरिया में ज़्यादा अच्छा लगता है। जो लोग वार्म एरिया में रहते हैं उनको लगता है कि हम कोई कोल्डर एरिया में आए। तो ये क्या है, मेन रीज़न है, इंपॉर्टेंस है कि सदर्न यूरोप और मेडिटेरेनियन एरियाज़ में लोग क्यों वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो भी हमने प्रीवियसली पढ़ा। द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑफर्स ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली हायर टेम्परेचर दैन इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप, लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन एंड लो रेनफॉल थ्रू आउट द पीक हॉलीडे सीजन। पीपल टेकिंग विंटर हॉलीडेज हैव स्पेसिफिक क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, ईदर हायर टेम्परेचर दैन देयर ओन होमलैंड और स्नो कवर सुटेबल फॉर स्कीइंग, ठीक है। तो ये एग्जांपल मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का दिया हुआ है कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट जो है वो क्या करता है, हायर टेम्परेचर जो है बाकी सारे एरिया से प्रोवाइड करता है, ज़्यादा सनशाइन भी दिखाई देता है, कम रेनफॉल भी वहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, पूरे यूरोप वाला एरिया जो है वो लगभग आपको पता ही है ज़्यादातर कोल्ड एरिया है, उसके कंपैरिजन में मेडिटेरेनियन एरियाज जो होते हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, इसलिए लोग हॉलीडेज़ मनाने के लिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेटिक रीजन्स में ही आते हैं, ठीक है। ओके तो पीपल टेकिंग विंटर हॉलीडेज हैव स्पेसिफिक क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, और वही है जो विंटर में जाएगा हॉलीडेज मनाने के लिए उसको हायर वाला टेम्परेचर चाहिए, ठीक है, दैन देयर ओन होमलैंड, जहाँ पे वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी हाई था और विंटर में चाहते हैं कि वो लोग कहीं और पे जाए हॉलीडेज मनाने के लिए, तो वो उस जगह पे जाएंगे क्योंकि उनके खुद की जगह पे, जैसे मेडिटेरेनियन वाले लोग चाहेंगे कि हाँ यहाँ पे बहुत हायर टेम्परेचर है तो हम किसी कोल्ड एरिया में जाते हैं, और कोल्ड एरिया वाले ये सोचेंगे कि मेडिटेरेनियन एरिया तो बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वहाँ के सारे कंट्रीज़ जो है वहाँ पे टेम्परेचर हाई होती है और सनशाइन भी काफ़ी है, तो वहाँ चलते हैं। तो दिस इज़ द कंडीशन। अब आ जाते हैं लैंडस्केप पे। लैंडस्केप मतलब किस तरीके का वो बना हुआ है, वो एरिया, उसका शेप क्या है। जैसे बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि हम कोई अट्रैक्टिव एनवायरनमेंट में जाए जहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगे, माउंटेन पहाड़ियों में जाए, लेक्स झील देखे, कोई सी कोस्ट हो, ठीक है, नदी का किनारा हो, ठीक है, और लैंडस्केप्स नॉट कम्प्लीटली अल्टर्ड बाय मैन। तो जो वो सारे एरियाज जिसको अभी लोगों ने टच नहीं किया है वो बिल्कुल नेचुरली वहाँ पे लोकेटेड है।
हिस्ट्री एंड आर्ट, लोग हिस्ट्री एंड आर्ट को भी लेकर के जाते हैं। जैसे लोग को बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है हिस्टोरिकल प्लेसेस और पहले के लोग कैसे रहते थे उनके बारे में जानने के लिए। लोगों क्या किस तरीके का मॉन्यूमेंट्स, किस तरीके के वॉल में पेंटिंग, ये सारी चीज़ें करते थे। तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंशियंट जगह पे वो लोग क्या करते हैं, जाते हैं। रिचेस टाउन एंड आर्कियोलॉजिकल साइट, जो बहुत पुरानी जगह है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे कैसल हो गए, पैलेसेस हो गए, चर्चेज हो गए, उनको जाकर के एक्सप्लोर करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। कल्चर एंड इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा फैक्टर इफेक्ट करता है। ये क्या करता है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है विद अ पेंशन फॉर एक्सपीरियंसिंग एथनिक एंड लोकल कल्चर, मतलब मॉडर्निटी विद द ट्रेडिशन। ये कल्चर एंड इकोनॉमी ये सारी सिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। बिसाइड इफ अ रीजन प्रोवाइड्स फॉर द नीड ऑफ द टूरिस्ट एट अ चीप कॉस्ट, इट इज़ लाइकली टू बी बिकम वेरी पॉपुलर। अगर कोई एरियाज़ जो है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है काफ़ी कम दाम में, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आना क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, बहुत पॉपुलर हो जाएगा। जैसे आपको पता ही है इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि इंडिया में घूमना फिरना खरीदना सारी चीज़ें बाकी जो कंट्रीज से आएंगे उनके लिए काफ़ी मतलब चीपर है, ठीक है। तो इसलिए इंडिया में लोग घूम ही लेते हैं, ठीक है। होम स्टेज हैज़ इमर्ज एज प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब लोग आ रहे हैं, लोगों ने देखा कि हाँ अब लोग आ रहे हैं टूरिस्ट वगैरह, तो हम उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो लोग जैसे गोवा में हेरिटेज होम्स, मतलब कि उनको होम स्टे और उनके लिए कोई कल्चरल एक्टिविटी, रात भर में कोई कल्चरल एक्टिविटी करानी है, डांस गाना बजाना, वो सारी चीज़ें करते हैं। ये टूरिज्म का पार्ट है, उस एरिया का कल्चर दिखाने के लिए। मेडिकेरी, कुर्ग इन कर्नाटका, ये सारे एरियाज़ है जहाँ पे कल्चर एंड इकोनॉमी को देख करके लोग आते हैं कि हाँ यहाँ पे तो बहुत कम पैसे में हम अच्छी चीज़ें, अच्छी जगह घूम लेंगे और सीनरी भी बहुत अच्छी है और अफोर्डेबल भी है, तो यहाँ चलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट इन इंडिया। एक अलग टाइप का सर्विसेज है जिसके बारे में बताया गया है, वो इससे कनेक्टेड नहीं है लेकिन ये चीज़ अलग टॉपिक है, ठीक है। अबाउट 55,000 पेशेंट्स फ्रॉम यूएसए विजिटेड इंडिया इन 2005 फॉर ट्रीटमेंट। अब इंडिया में क्या है कि लोग जो हैं, मतलब जो टूरिस्ट हैं, वो घूमने तो आते हैं टूरिज्म के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई लोग अपना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं, क्योंकि यहाँ इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना काफ़ी ज़्यादा चीप है बाकी सारी कंट्री से। बाकी जगह जाने से उनको कॉस्टिंग पड़ेगी, इंडिया में आके ट्रीटमेंट कराने से उन्हें कम पैसे में उनका काम हो जाएगा। दिस इज स्टिल अ स्मॉल नंबर कंपेयर्ड विद द मिलियंस ऑफ सर्जरीज परफॉर्म्ड ईच ईयर इन द यूएस हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। ये नंबर काफ़ी कम है, अदरवाइज ये मिलियंस में होते हैं ये नंबर, नॉट ओनली थाउजेंड्स। इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ लीडिंग कंट्री ऑफ मेडिकल टूरिज्म इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, लीडिंग कंट्री है मेडिकल टूरिज्म में, ठीक है। जैसे कोई भी अगर कोई सर्जरी करानी है या कोई भी हार्ट ट्रांसप्लांट कराना है या कोई भी चीज़ें हैं जो सीवियर मेजर हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड है, तो इंडिया में वो सब लोग आते हैं ताकि उनका चीप और सस्ते दाम में उनका काम हो जाए, ठीक है, मतलब हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो जाए। ओके, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स लोकेटेड इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ केटर टू पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हमारे इंडिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो भी हॉस्पिटल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा केयर सेंटर हो गया, ये सारे जो हैं काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन है, तो सारे लोग आते हैं। मेडिकल टूरिज्म ब्रिंग्स अबंडेंट बेनिफिट्स टू डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड मलेशिया। ये सारे इंडिया के अलावा बाकी सारे ये सारी जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे भी लोग विजिट करते हैं फॉर देयर मेडिकेशन। बियॉन्ड मेडिकल टूरिज्म इज़ द ट्रेंड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ मेडिकल टेस्ट एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। मतलब कि मेडिकल टेस्ट वगैरह करना है या कोई भी रिसर्च वर्क है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेडिसिन से रिलेटेड, इसके लिए भी लोग आते हैं। हॉस्पिटल्स इन इंडिया, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बीन परफॉर्मिंग सर्टेन मेडिकल सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम रीडिंग द रेडियोलॉजी इमेजेस टू इंटरप्रेटिंग एमआरआई तो अपने सुनेगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस एंड अल्ट्रासाउंड टेस्ट, जिससे कि एक्चुअली में बॉडी और इंटीरियर में, बॉडी के इंटीरियर में क्या प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करके वो लोग अच्छे से बताते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे ये हॉस्पिटल्स काफ़ी अच्छे से इमर्ज हो रहे हैं, तो इसीलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं ये सब जगह पे। टू आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी दूसरे जैसे अपने यहाँ पे कोई भी चीज़ ओपन है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल, तो बाहर के लोगों को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी यहाँ पे सर्विसेज जो वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो बाहर की कंपनी को भी मौका दे रहे हैं कि हाँ आप यहाँ पे आकर के एक्सपेरिमेंट या कोई भी चीज़ आपको सेलिंग करनी है या हॉस्पिटल सेटअप करना है तो वो कर सकते हैं आप, ठीक है। इसलिए आउटसोर्सिंग होल्ड्स ट्रेमेंडस एडवांटेज फॉर पेशेंट्स इफ इट इज़ फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग क्वालिटी और प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड केयर, ठीक है। तो जो बाहर फॉरेन कंट्रीज से आकर के कोई इंडिया में अगर अपना हॉस्पिटल खोलना चाहता है तो वो कर सकता है, दैट इज़ आउटसोर्सिंग, ठीक है। और अगर कोई उसका आकर के उसका फ़ायदा उठा रहा है या उसके सर्विसेज को बेनिफिट, उससे सर्विसेज से वो बेनिफिट हो रहा है, देन इट विल बी वेरी मच यूज़फुल, ठीक है। लोग देखते हैं, फॉरेन जो ट्रैवलर टूरिस्ट हैं वो देखते हैं कि हाँ इस तरीके की फैसिलिटीज़ हैं एंड दैट टू आउटसोर्सिंग इज़ डन, मतलब कोई मशीन आया है या कोई नया एक्सपेरिमेंट हुआ है तो ये सब सर्टिफाइड है, तो हम यहाँ पे ही अपना ट्रीटमेंट कराएंगे। मेडिकल टूरिज्म, ये आपको याद रखना है कि क्या होता है। मेडिकल ट्रीटमेंट जब क्या हो जाता है, कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी, इट लेंड्स इटसेल्फ टू व्हाट इज कॉमनली नोन एज मेडिकल टूरिज्म। मतलब जब कोई भी टूरिस्ट जो है वो किसी दूसरे कंट्री में मूव ऑन कर रहा है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, देन वो टूरिज्म का पार्ट तो हो ही गया क्योंकि वो उस जगह को विजिट किया है उसने, और किस पर्पज़ से के लिए किया है, मेडिकल पर्पज़ के लिए किया है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्वार्टरनरी एक्टिविटी। तो क्वार्टरनरी एक्टिविटी में इसके टाइप्स हम बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये दोनों चीज़ याद होनी चाहिए ताकि आप क्वार्टरनरी एक्टिविटी में इस दो टाइप्स को लिख करके अपने आंसर को स्टार्ट कर पाओ, क्योंकि ये दोनों अभी क्या है, अभी क्वार्टरनरी और क्यूनरी एक्टिविटीज़ जो है ये अभी क्या है, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड नहीं है। जितना आप टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी के बारे में जानते हो, इनके लिए आपको बस कुछ चीज़ें समझनी है। क्वार्टरनरी एक्टिविटी क्या है? व्हाट डू अ CEO ऑफ एन MNC इन कोपेनहेगन एट न्यूयॉर्क एंड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट एट बेंगलुरु हैव इन कॉमन? ऑल दिस पीपल वर्क इन अ सेगमेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर दैट इज नॉलेज ओरिएंटेड। किसी भी कंपनी का CEO हो गया या मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट मतलब जो मेडिकल के रिसर्च के बारे में बता रहा है, वो बैंगलोर में, तो ये दोनों क्या काम कर रहे हैं? एक्चुअली में क्या काम कर रहे हैं? नॉलेज से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, लेबर वर्क तो नहीं कर रहे हैं। ये जो सेक्टर है, इसी सेक्टर को क्वार्टरनरी या क्यूनरी एक्टिविटीज़ में डिवाइड किया गया है। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती है? ये कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, इसे अंडरलाइन कर लो, कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और इवन द प्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। चीज़ों को कलेक्ट करना, नॉलेज को कलेक्ट करना, उसको प्रोड्यूस करना लोगों के सामने, इन्फॉर्मेशन का जानकारी देना, मतलब लोगों को बताना उसके बारे में, कोई भी मेडिसिन के बारे में, प्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको इन्फॉर्मेशन खुद से प्रोड्यूस करके बताना एक्सपेरिमेंट के द्वारा, रिसर्च के द्वारा, वो है क्वार्टरनरी एक्टिविटी का पार्ट। क्वार्टरनरी एक्टिविटी रिसर्च पे बेस्ड होता है, डेवलपमेंट, वो R&D हमने देखा ही है, एंड मे बी सीन एज एडवांस फॉर्म ऑफ सर्विसेज इन्वॉल्विंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल स्किल की जरूरत होती है, ठीक है, यानी कि टोटली ये क्या है, नॉलेज ओरिएंटेड है, ठीक है। क्वार्टरनरी सेक्टर, द क्वार्टरनरी टर्शरी सेक्टर में क्या कर रहे हो कि वो टूरिज्म तो है, टूरिज्म एक सर्विसेज है, इस सर्विसेज सेक्टर का पार्ट है, और उसको प्रॉफिट के मोटिव पे काफ़ी देखा जा रहा है, क्योंकि जितने टूरिस्ट आएंगे उतना टूरिज्म एक्टिविटीज़ जो क्या होंगे, फ्लरिश होंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ में ये नहीं है कि ये लोग कोई इस तरीके का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे उनको कस्टमर को केटर कर रहे हैं और वहाँ से उनको प्रॉफिट हो रही है। ये टोटली क्या है, रिसर्च पे बेस्ड होता है। ये एक चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं, इस एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको उनको फर्दर जो है वो आगे उनके एक्सपेरिमेंट में उनको फ़ायदे मिलेंगे, ना कि कोई किसी चीज़ को सेल करके, ठीक है। क्वार्टरनरी सेक्टर देखो क्या है, अलॉन्ग विद टर्शरी सेक्टर हैज़ रिप्लेस्ड मोस्ट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एम्प्लॉयमेंट एज द बेसिस ऑफ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो क्वार्टरनरी एक्टिविटी ने काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट कर लिया है प्राइमरी और सेकेंडरी को पीछे करते हुए। ओवर हाफ ऑफ ऑल दी वर्कर इन डेवलप्ड कंट्रीज आर इन नॉलेज सेक्टर। क्वार्टरनरी एक्टिविटी नॉलेज सेक्टर से रिलेटेड है, तो काफ़ी ज़्यादा वर्कर जो हैं डेवलप्ड इकोनॉमिक्स, डेवलप्ड कंट्रीज़ में, वो क्या हो गए, नॉलेज सेक्टर की तरफ बढ़ गए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में वेरी हाई, इट हैज़ बीन वेरी हाई ग्रोथ इन डिमांड फॉर एंड कंजम्पशन ऑफ इन्फॉर्मेशन बेस्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड मैनेजर्स टू टैक्स कंसल्टेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड स्टैटिस्टिशियन। मतलब ये सारे लोग जो हैं, ये सारे क्वार्टरनरी का पार्ट है, ठीक है, जो कि नॉलेज सेक्टर है, और नॉलेज ही केवल प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं। पर्सनल वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग, कोई भी ऑफिस में काम कर रहा है, स्कूल में काम कर रहा है, यूनिवर्सिटी में, क्लासरूम में, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, थिएटर मतलब जो काम कर रहा है एज एन आर्टिस्ट, अकाउंटिंग, ब्रोकरेज फर्म में, दे आर ऑल टाइप्स ऑफ क्वार्टरनरी सर्विसेज और एक्टिविटीज़। जैसे लाइक सम ऑफ द टर्शरी फंक्शन, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ कैन ऑल्सो बी आउटसोर्स। इस क्वार्टरनरी एक्टिविटी को भी हम आउटसोर्स कर सकते हैं, जैसे मेडिकल टूरिज्म, टर्शरी एक्टिविटी में मेडिकल टूरिज्म पहुंचाया लोगों को, तो लोग बाहर से हमारे कंट्री की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़ को भी क्या किया जा सकता है, आउटसोर्सिंग की जा सकती है। अगर कोई भी इंडिया का पर्सन है, वो रिसर्च कर रहा है, तो वो बाकी सारे लोगों को भी साथ में कलेक्ट करके जो दूसरे कंट्रीज़ के हैं उनके साथ भी वो रिसर्च कर सकता है। दे आर नॉट टाइड टू रिसोर्सेज, ये ऐसा नहीं है कि इतना रिसोर्सेज है आपके पास और ये करो, ये क्योंकि ये तो नॉलेज बेस्ड है, माइंड का पूरा गेम है। अफेक्टेड द एनवायरमेंट और नेसेसरी लोकलाइज बाई मार्केट पे डिपेंड नहीं है कि यहाँ पे मार्केट है तभी हम अब सोचने का काम शुरू करेंगे, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज़, क्यूनरी एक्टिविटीज़, सॉरी, क्वार्टरनरी वी हैव डन, क्यूनरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, दिस इज द फिफ्थ वन। हाईएस्ट लेवल होता है डिसीजन मेकर्स का और पॉलिसी मेकर्स का परफॉर्म क्यूनरी एक्टिविटीज़। दीज आर सबली डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज दैट द क्यूनरी सेक्टर इन जनरल डील्स विद। अब ये क्या है, क्वार्टरनरी एक्टिविटी जो हमने प्रीवियस पढ़ा वो बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है और नॉलेज बेस्ड है, और जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, स्पेशलाइज्ड और टेक्निकल है। अब ये क्यूनरी एक्टिविटीज़ वो है जो हाईएस्ट लेवल है, मतलब डिसीजन मेकर का, इन्होंने ये काम कर दिया, अब उसके ऊपर डिसीजन कौन लेगा कि दिस इज़ द राइट थिंग दैट यू हैव डन, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने आपको कोई चीज़ दी लिखने के लिए कि आप इस टॉपिक के ऊपर पूरा रिसर्च करके मुझे प्रैक्टिकल लाइव एग्जाम्पल के साथ मुझे फाइनली ये प्रोजेक्ट सबमिट करो, तो आपने वो काम किया। अब क्यूनरी एक्टिविटी एज अ टीचर मेरा काम है कि मैं डिसाइड करूँगी, मैं भी नहीं तो एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आएगा वो डिसाइड करेगा कि आपने जो ये रिसर्च किया या जो एक्सपेरिमेंट किया या जो प्रैक्टिकली आपने शो किया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सही है या गलत है, मतलब फाइनल डिसीजन हैज़ टू बी डन बाय द क्यूनरी एक्टिविटी, अंडर द क्यूनरी एक्टिविटी। दीज आर सबली डिफरेंट, ये नॉलेज बेस से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, देखो, सर्विसेज फोकस ऑन द क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज़ की। जो क्वार्टरनरी एक्टिविटी में ऑलरेडी लोगों ने अपने इन्फॉर्मेशन रिसर्च दे दिए हैं फाइनली पूरा तैयार करके, उसको क्रिएट करना कि अच्छा अब ये हम क्या करते हैं, ऑन ग्राउंड लोगों के सामने लेकर के आते हैं। अगर सही नहीं लग रहा है तो उसको थोड़ा रीअरेंज करके करते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है तो हम कुछ नए और जो ऑलरेडी आइडिया एग्जिस्ट है इसको भी इसमें शामिल करते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड यूज़ एंड इवेल्युएशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, मतलब सारी चीज़ों को देख करके, काम उन्होंने किया है क्वार्टरनरी एक्टिविटी और वर्कर्स नहीं, लेकिन ये हर एक चीज़ों को परख के, समझ के,
फाइनल डिसीजन, इसलिए पहले ही लिखा है डिसीजन मेकर कि मतलब ये डिसीजन ले रहे हैं कि दिस इज करेक्ट और नॉट। इनको क्या बोला जाता है? गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, ठीक है, याद रखना। टर्शरी एक्टिविटी वाइट वाला था और ये है गोल्ड कॉलर प्रोफेशन। दे रिप्रेजेंट अनदर सब डिवीजन ऑफ टर्शरी सेक्टर रिप्रेजेंटिंग स्पेशल एंड हाईली पेड स्किल्स ऑफ सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफिशियल। देखो जितने के भी नाम आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारे के सारे क्या है, जो फाइनली गवर्नमेंट ऑफिशियल का क्या काम है, कोई रिसर्च तो करता नहीं है, वो तो पहले से ही अपने सबऑर्डिनेट्स को बोल देंगे कि आप ये सारी चीज़ों का पॉलिसी बना के दो। अब गवर्नमेंट के पास जब जाएगा तो वो उसको बस एक क्या करेगा, स्टैम्प करेगा या फिर उसको फाइनल डिसीजन लेगा, लोगों का सब कुछ का सहमत हो गया उसके बाद, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये हाईली पेड होते हैं, ठीक है, और ये जितने भी सीनियर जो होते हैं, टॉप मोस्ट के लीडर्स होते हैं, वही क्यूनरी एक्टिविटी में रिलेटेड है। देयर इंपॉर्टेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ एडवांस इकोनॉमीज फॉर आउटवेट देयर नंबर्स, ठीक है। जितना इन लोग का नंबर नहीं होता है इससे ज़्यादा, मतलब जितने इन लोग क्यूनरी वर्कर्स नहीं होते हैं उससे ज़्यादा इनकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है किसी भी एक डेवलप्ड कंट्री में। Now, outsourcing has resulted in the opening up of large number of call centers in India. अब जैसे आउटसोर्सिंग मैंने पहले बता दिया था क्या है कि किसी भी दूसरे कंट्री को, बाहर के फॉरेन कंट्री को इनवाइट करना अपने कंट्री में कि आप आकर के कोई भी चीज़ यहाँ पे सेटअप कर सकते हो जो कि बिजनेस एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड है। तभी आप फॉरेन के बहुत सारे ब्रांड देखोगे, क्लोथ्स के ब्रांड या मोबाइल फ़ोन के ब्रांड्स, वो सारे हमारे इंडिया में क्या होते हैं, यहाँ पे सेटअप है, ठीक है, या कार हो गया, ये सारी चीज़ें, तो उससे आउटसोर्सिंग हो रही है। आउटसोर्सिंग से क्या चीज़ होती है, फ़ायदा क्या होता है? आउटसोर्सिंग का एक ऐसा टर्म है जैसे कि आप मान लो कि कोई भी कंपनी अगर आपकी कंट्री में आकर के सेटअप हो रही है तो वहाँ के लोगों को वो क्या करेंगे, उस तरीके का, उस सामान का, वो उस जैसे किस तरीके से बना है, वो टेक्नोलॉजी का लोगों को नॉलेज देने लगेंगे, जो वहाँ के लोकल लोग हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इससे जो वहाँ के कंट्री के पीपल हैं उनको भी फ़ायदे हो रहे हैं। तो ये सारे जो हैं कंट्रीज़ जो हैं, जैसे मान लो कि इन इंडिया, चाइना, ईस्टर्न यूरोप, इसराइल, फिलीपींस एंड कोस्टा रिका, मतलब ये सारी कंट्रीज़ में कॉल सेंटर्स जो हैं उनको सेटअप करने का मौका मिला आउटसोर्सिंग के जरिए। इसने बहुत सारे जॉब्स को क्रिएट किया, क्योंकि जो कॉल सेंटर ओपन करेगा वो क्या करेगा, उसको ऑलरेडी वहाँ पे लोग काम करने आएंगे। कॉल सेंटर क्या होता है? कॉल सेंटर वो ऐसी ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे ऑफिस होते हैं जहाँ पे क्या किया जाता है, सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है रिलेटेड टू एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन, इंश्योरेंस के बारे में या बैंकिंग के बारे में, ठीक है, या लोन सर्विसेज के बारे में, वो चीज़। ओके, आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू दोज कंट्रीज वेयर चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल। उसी जगह पे आती है आउटसोर्सिंग जहाँ पे आराम से इनको स्किल्ड वर्कर और चीप लेबर मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहीं पे इन्वेस्ट करेंगे ना, और क्योंकि इन्वेस्टिंग करने से उनको वहाँ पे प्रॉफिट भी होगा। दीज आर ऑल्सो आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज, ठीक है, जो अपने जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हैं। विद द वर्क अवेलेबल दो आउटसोर्सिंग द माइग्रेशन इन दीज कंट्रीज में कम डाउन, ठीक है। अगर इनके जैसे इंडिया में अगर कोई कंपनी आई और वहाँ उन्होंने सेटअप किया अपना बिजनेस, और बाहर की कंपनी, और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग वहीं पे रहेंगे, फिर वहाँ पे माइग्रेट कम नहीं करेंगे, मतलब दूसरी जगह नहीं जाएंगे, बोलेंगे यहीं पे ये कंपनीज़ हैं तो मैं यहीं काम करूँगा। तो द माइग्रेशन ऑफ दीज कंट्रीज में कम डाउन। आउटसोर्सिंग कंट्रीज आर फेसिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम जॉब सीकिंग यूथ्स इन देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, ठीक है। आउटसोर्सिंग से लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, लोग अब वहाँ नहीं जा करके अपनी ही कंट्री में काम करेंगे, तो वहाँ के कंट्रीज़ जो हैं उनको लेबर की शॉर्टेज होने लगेगी। द कंपैरेटिव एडवांटेज इज़ द मेन रीज़न फॉर कंटिन्यूइंग आउटसोर्सिंग। लेकिन एडवांटेज इसका ज़्यादा है आउटसोर्सिंग का कि यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लोग स्किल्ड हो जाएंगे, जॉब्स क्रिएट होगा। तो इसलिए इनका एग्जाम्पल आउटसोर्सिंग का पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। न्यू ट्रेंड्स इन क्यूनरी एक्टिविटीज़ सर्विसेज इंक्लूड नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, जैसे अंडरलाइन कर लो, केपीओ का फुल फॉर्म है। क्यूनरी एक्टिविटी में नई चीज़ों को डेवलप किया गया है, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग को, एंड होम शोरिंग जिसको बोलते हैं। द लैटर एज एन अल्टरनेटिव टू आउटसोर्सिंग, मतलब होम शोरिंग मतलब होता है आउटसोर्सिंग, मतलब अगर आए कि होम शोरिंग और आउटसोर्सिंग दे बोथ आर सेम ओनली। केपीओ इंडस्ट्री इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ वगैरह से केपीओ काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि केपीओ क्या है, नॉलेज बेस्ड है। यहाँ पे क्या है कि नॉलेज है तभी ये सर्विसेज आप प्रोवाइड करा सकते हो। बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में ये होता है कि एक कोई बिजनेस एरिया है, वहाँ के प्रोडक्ट्स वगैरह को या वहाँ की कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप सेल कर रहे हो। लेकिन केपीओ में क्या होता है कि अगर उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तभी आप आगे फर्दर उसको बढ़ा रहे हो, बना बनाया कोई चीज़ नहीं कर रहे हो। ओके, इट इज़ इन्फॉर्मेशन ड्रिवन नॉलेज आउटसोर्सिंग, केपीओ जो है इनेबल्स कंपनीज टू क्रिएट एडिशनल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। केपीओ जो है अपने नॉलेज से दूसरे टाइप के बिजनेस को भी ओपन करने का अपॉर्चुनिटी दे सकता है। लेकिन बीपीओ में क्या है कि सामान चीज़ें जो क्या है, सर्विसेज जो है वो बंधी रहती हैं, कि मतलब ये देखो एक शॉप है वो मैंने खोला है, अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं इसको आप सेल करो, इसकी विशेषताओं के बारे में बताओ लोगों को विद द हेल्प ऑफ द कॉल सेंटर्स। लेकिन केपीओ में क्या है कि आप नॉलेज जो ले रहे हो या जो नया रिसर्च कर रहे हो उसको भी करो, और साथ ही साथ आप दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करो। एग्जाम्पल ऑफ केपीओ इंक्लूड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, ई लर्निंग, जो ई लर्निंग का मतलब जो कि इंटरनेट के थ्रू लर्न जो भी करते हैं चीज़ें, बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशन एंड बैंकिंग सेक्टर, ठीक है, ये सारे क्या है, केपीओ का पार्ट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, आउटसोर्सिंग। शॉर्ट बॉक्स में दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। आउटसोर्सिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या है, लेकिन इसमें एक बार डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे और इसे याद रखना है आपको। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग आउट इज गिविंग वर्क टू एन आउटसाइड एजेंसी, दूसरे कंपनी को, फॉरेन कंट्री के किसी कंपनी को
वर्क देना टू improve efficiency and reduce cost. When outsourcing involves transferring work to overseas location, it is described by the term offshoring. Although both offshoring and outsourcing are used together. ठीक है, अगर कोई भी आउटसोर्सिंग करता है और अपने वर्क को ट्रांसफ़र करता है पहली जगह से दूसरी जगह में ले जा करके, उसको बोलते हैं ऑफशोरिंग, और आउटसोर्सिंग दोनों सेम है. बिजनेस एक्टिविटीज़ दैट आर आउटसोर्स इंक्लूड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आउटसोर्सिंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा तरीके से बाहर दूसरे कंट्रीज़ में जा करके दिखाई देता है. ह्यूमन रिसोर्स, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर हो गए, एंड एट टाइम्स ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग. ठीक है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर कोई दूसरे कंट्रीज़ में जाकर के रिसर्च कर रहा है तो वहाँ पे भी ये क्या है, आउटसोर्सिंग इज़ बेनिफिशियल. डेटा प्रोसेसिंग इज़ एन IT related service easily carried out in Asian, European and African countries. In these countries, IT skilled staff with good English language skills are available at lower wages than those in the developed countries. अब ये जो है ना डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें कि क्या होता है कि इतने सारे लोग जो हैं ये इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, या इतने सारे लोग को ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जिस भी चीज़ का डेटा वगैरह लेना है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये सारी कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छे से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लोग कंप्यूटर के सिस्टम को चलाना जानते हैं, उनकी अच्छी इंग्लिश है, और वो कम वेजेस में, कम सैलरीज में काम करने के लिए रेडी है. दस कंपनी इन हैदराबाद और मनीला डज वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन GIS टेक्निक्स फॉर अ कंट्री लाइक USA और जापान. इसलिए जैसे हैदराबाद हो गया, मनीला हो गया, फिलीपींस का कैपिटल है मनीला, तो वो हो गया. ये सारी जो सिटीज़ हैं यहाँ पे जो अगर आउटसोर्सिंग के ज़रिए कोई कंपनी खोला है तो वो GIS, जियो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो होता है, मतलब सैटेलाइट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से जाती है. ठीक है, यहाँ के लोग जो हैं वहाँ यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, KPO की मदद से, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्स की वजह से के मदद से ये लोग क्या कर रहे हैं, USA, जापान जैसे कंट्रीज़ को क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं. रह रहे हैं यहीं पे लेकिन काम कर रहे हैं उनके लिए. ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट आर ऑल्सो मच लोअर, मेकिंग इट प्रॉफिटेबल टू गेट जॉब वर्क कैरिड आउट ओवरसीज. तो जो भी बाहर की जैसे USA और जापान ने इन दोनों जगह पे कंपनी सेटअप की हैं कि वो लोग हमें इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वहाँ पे उनका सेटअप करने का कॉस्ट जो है कम आएगा काफ़ी ज़्यादा. ओवरहेड कॉस्ट जो होगा वो काफ़ी लोअर होगा, और लोग यहाँ पे काम करने के लिए रेडी रहेंगे. ठीक है, ओवरसीज़, वेदर इट इज़ इन इंडिया, चाइना और इवन अ लेस पॉपुलस कंट्री लाइक बोत्सवाना इन अफ्रीका, ये सारे कंट्रीज़ में ईजिली आउटसोर्सिंग की जा सकती है. ओके, अब नेक्स्ट आते हैं लास्ट टॉपिक पे, डिजिटल डिवाइड क्या होता है. ठीक है, ये टॉपिक का ही मतलब है कि किसी चीज़ को डिवाइड कर रहा है. ये अपॉर्चुनिटीज़ इमर्जिंग फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको ICT भी बोलते हैं, दे बेस्ड डेवलपमेंट. ओके, बेस्ड डेवलपमेंट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब. मतलब ये जो इंटरनेट फैसिलिटीज़ और कंप्यूटर IT से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, ये पूरे वर्ल्ड में क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यानी कि अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कि अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ जो है, नाइजीरिया हो गया, इथियोपिया हो गया, ये सारे कंट्रीज़ में जाओ और वहाँ पे जा करके आप देखो कि वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज आर वेरी वेरी मिनिमम. ठीक है, वेरी वेरी लो. तो वहाँ पे आप देखोगे कि लोग अभी भी इंटरनेट कैफ़े जा करके वहाँ पे 4G सर्विसेज या 3G सर्विसेज का भी इवन यूज़ कर रहे हैं, और जो भी काम होता है उनके लिए उनको इंटरनेट कैफ़े जाना पड़ता है. उनके वहाँ पे ये सारे जो सैटेलाइट्स हैं और ये जो मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम है उतना अच्छे से नहीं है. अभी वही आप US चले जाओ या हमारे इंडिया ही में रहो, यहाँ पे भी आप देखो कि ICT सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा हद तरीके से अच्छे से चल रही हैं. तो इसलिए कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है अभी भी. देयर आर वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डिफरेंसेस अमंग कंट्रीज़. तो इसी तरीके से इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, सोशल यानी लोग जो रह रहे हैं, ये सब चीज़ें में, सब में, हर जगह पे आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखने को मिलेगा. हाउ क्विकली कंट्रीज़ कैन प्रोवाइड ICT एक्सेस एंड बेनिफिट टू सिटीजन इज द डिसाइडिंग फैक्टर. कितने जल्दी को ये कंट्री अपने लोग सिटीजन्स को इस तरीके के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है जो कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इंटरनेट से रिलेटेड है, वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है. क्योंकि ये एक बहुत काफ़ी कॉमन जरिया बन चुका है लोगों का वर्ल्ड के साथ जुड़ने का, और वही नहीं है किसी कंट्री के पास, तो हाउ दे आर गोइंग टू बी डेवलप. ओके, वाइल डेवलप्ड कंट्रीज इन जनरल हैव सर्च्ड फॉरवर्ड. डेवलप्ड कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं. डेवलपिंग कंट्रीज हैव लैग बिहाइंड एंड दिस इज़ नोन एज डिजिटल डिवाइड. ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज अपने आप को इस चीज़ों में ICT सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ा चुके हैं. उसी तरीके से अगर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात की जाए तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं, मतलब अगर इनसे कंपेयर किया जाए, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ तो काफ़ी ज़्यादा पीछे है. तो ये दोनों में के ही डिफरेंस को बोलते हैं डिजिटल डिवाइड. सिमिलरली डिजिटल डिवाइड एग्जिस्ट विद इन कंट्रीज. जैसे large country like India or Russia, it is inevitable that certain areas like metropolitan center possess better connectivity and access to the digital world versus peripheral rural areas. हमें जैसे इंडिया के अंदर ही देखो आप कि कुछ विलेज एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे आपको इंटरनेट फैसिलिटीज़ मिलना बंद हो जाएंगी, या फिर बहुत ही मिनिमम मिलेगा. ठीक है, वैसे तो अभी बहुत फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन आप इंटीरियर में एकदम चले जाओ, अभी भी कुछ कोई एरिया होगा जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ आर नॉट अवेलेबल. लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं वहाँ पे दे आर ईजिली अवेलेबल. तो कंट्री के बाहर भी पूरे वर्ल्ड में, और कंट्री के अंदर भी एक सिटी से दूसरे विलेज तक के पास जाएंगे तो वहाँ पे भी डिफरेंस दिखाई देंगे. इन सबको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड.
अब हम MCQ डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी एक्टिविटी, इन सब में से आपको पता ही है क्या है, बाकी सारे प्राइमरी वगैरह हैं, ये ट्रेडिंग इज द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट अ सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी, सो दैट विल बी कैचिंग फिश। सारे सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है, कैचिंग फिश इज अ प्राइमरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी सर्विसेज, कौन सी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड होती है सेक्टर, तो वो सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड होते हैं। सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स दैट इन्वॉल्व हाई डिग्रीज एंड लेवल ऑफ इनोवेशन आर नोन एज, कौन से जॉब्स हैं जिसमें हाई डिग्री की जरूरत होती है, वो है क्वार्टनरी एक्टिविटीज़। केंद्रीय में मत चलेगा ना, क्योंकि केंद्रीय का मतलब होता है कि फाइनल पर्सन, लीडर, मतलब डिसीजन मेकर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ इज रिलेटेड टू क्वार्टनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ का कौन सा पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर मतलब कोई चीज़ बनाना, ये प्राइमरी है, प्रिंटिंग बुक्स भी सेकेंडरी है, यूनिवर्सिटी टीचिंग, आंसर विल बी सी। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो इसमें से सी है, BPO हैव बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू KPO, ये ट्रू नहीं है। KPO नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से, ठीक है। बाकी सारे करेक्ट है, सो दैट विल बी द ऑल द आंसर एंड वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू एवरीवन।